गुड इवनिंग। हाँ भाई, हमें स्टार्ट करना है मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोशियोमेट्री। मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोशियोमेट्री। ठीक है। अच्छा भाई, पहले तो इसमें पढ़ाते हैं, बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं कि बॉयल्स लॉ पढ़ाते हैं, फिर चार्ल्स लॉ पढ़ाते हैं। हालांकि न्यूमेरिकल नहीं आते उससे। ठीक है ना। प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर के न्यूमेरिकल इतने नहीं आते हैं। ज्यादातर इससे एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला आता है। ठीक है। गे लुजेक्स वाला आ जाता है। एवोगैड्रोस लॉ पे आ जाता है। ठीक है भाई। ये पूछ लेते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, क्या होगा इसके अंदर, और कितना वॉल्यूम एट एसटीपी इसका यूज होगा। इतने मोल्स रिएक्ट करा रहे हैं किसी गैस के। ठीक है। और इतना वॉल्यूम ऑफ सम सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। तो आप बताओ कि अ, फिर इतने मोल में कितने वॉल्यूम प्रोड्यूस होंगे, यूनिटरी मेथड से आप उसको निकालते हो। ठीक है। तो वही हम पढ़ेंगे आज। मतलब चैप्टर काफी बड़ा है, लेकिन न्यूमेरिकल्स जो है वो काफी लिमिटेड वैरायटी के ही आते हैं। ज्यादातर आपको मिलेगा एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला ही। ठीक है। अच्छा भाई, तो इसमें है, पहले मैं पढ़ा देता हूँ इसमें बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ है वैसे तो प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब वैसे इसका क्वेश्चन आता नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर पढ़ा क्यों रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस में है। बॉयल्स लॉ, इट इज पीवी रिलेशनशिप, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है। अब मैं इसकी डेफिनेशन नहीं लिख पा रहा, हम सीधी सी हम एग्जाम की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, रिवीजन बैच में हम लोग। तो सिंपल P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू के इज कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर इसमें जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ये आया कहाँ से है, ये एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है, वहां से आया है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है बेटा, एक सेकेंड। हाँ, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। हम्म। अच्छा, अब क्या किया है, एन है इसमें नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। एक नंबर, अगर मैं एक नंबर बोलता हूँ, जैसे कि कोई भी नंबर, जैसे पाई हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है ना, तो ये क्या है, ये कॉन्स्टेंट्स है। हम्म। नंबर ऑफ मोल क्या है, कांस्टेंट होंगे। इनकी एक सिंगल आई मीन न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। बात करते हैं आर की। आर भी एक कांस्टेंट है विच इज अ गैस कांस्टेंट। ठीक है ना, 8.314 इंटू 10⁻³ जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। और बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर तो वैसे वेरिएबल रहता है, लेकिन क्योंकि हम बॉयल्स लॉ पढ़ रहे हैं तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा ये काम। हम्म। तो आप देख सकते हो टेम्परेचर भी हमने यहाँ क्या ले लिया है, कांस्टेंट। हम बॉयल्स लॉ की बात कर रहे हैं। तो पीवी इज इक्वल टू के क्या है बेटा, कांस्टेंट, वो मैंने पहले ही बता दिया। के इज अ कांस्टेंट। हम्म। तो अब क्या इक्वेशन आएगी, अगर मैं दो गैसेस को कंपेयर कर रहा हूँ, दो गैसेस के प्रेशर और वॉल्यूम को कंपेयर कर रहा हूँ, तो क्या आएगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है ना, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो कि मैंने ऊपर लिख भी रखा है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ठीक है। बस इसमें इतना ही है। इसका न्यूमेरिकल मैंने रेगुलर बैच में करवाया था, पर अ, अभी नहीं करवाऊंगा। ठीक है, अभी नहीं करवाऊंगा मैं। चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ है टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप। टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप। अच्छा, अब इसमें क्या कांस्टेंट रहने वाला है, इसमें अब सीधी सी बात है, जो टेम्परेचर वॉल्यूम है ना, टीवी, तो इसमें पी कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर इसमें कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। अब देख लो भाई, आइडियल गैस इक्वेशन थी हमारे पास, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। मैंने कहा पी कांस्टेंट है। ठीक है। तो यानी कि वी अपॉन टी जो है
वो वेरिएबल्स हो गए, और एन आर अपॉन पी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। एन आर अपॉन पी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया इसमें। हम्म। ये चीज जो हो गई बेटा, ये कांस्टेंट हो गई, क्योंकि प्रेशर भी कांस्टेंट हो गया ना। तो अब जो इक्वेशन आएगी वो आएगी V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ठीक है, ये है भाई, इज इक्वल टू K एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर। हाँ। चाहो तो नोट कर लो, वरना कोई जरूरत नहीं है। हाँ भाई, बात कर लेते हैं एसटीपी की। व्हाट इज एसटीपी, व्हाट डू यू मीन बाय एसटीपी? एसटीपी इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अरे भैया, फुल फॉर्म में क्या रखा है, इसका मतलब समझाओ। हाँ, इसका मतलब देखो क्या है। देखो, जैसे जैसे वॉल्यूम चेंज होती रहती है ना, ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर के साथ साथ, टेम्परेचर और प्रेशर जैसे जैसे हम चेंज करते हैं, वैसे वैसे वॉल्यूम भी चेंज होती रहती है। हम्म। तो हमने क्या किया है, हमने एक स्टैंडर्ड वैल्यू मान ली है। एक स्टैंडर्ड वैल्यू मान ली है, किसकी? टेम्परेचर प्रेशर की। टेम्परेचर और प्रेशर की कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हमने कंसिडर कर ली हैं। तो जो स्टैंडर्ड वैल्यूज कंसिडर जो करी है हमने, वो क्या है? जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, क्या कंसिडर करी है हमने बेटा? वो हमने कंसिडर करी है, जैसे कि मैं टेम्परेचर की अगर बात करूं, टेम्परेचर की 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। हम्म। ठीक है, और बात करते हैं प्रेशर की। तो प्रेशर की जब हम बात करेंगे तो 1 atm, 1 atm और 760 मिलीमीटर और 76। देखो ये है ना, ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है मरकरी बैरोमीटर की, ठीक है ना, ऑफ Hg। ये होता है मरकरी बैरोमीटर। अच्छा भाई, अगर मैं बात करता हूँ 0 केल्विन की, देखो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है और ये 273। 0 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन में बहुत अंतर है भाई। ठीक है, क्लियर है बेटा? जैसे मैं बात करूं, जैसे मैं केल्विन में टेम्परेचर लिख रहा हूँ, तो केल्विन में जो टेम्परेचर आएगा ना, तो वो डिग्री सेल्सियस में 273 प्लस करके आएगा। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ 0 केल्विन की। तो व्हाट इज 0 केल्विन? 0 केल्विन इज -273 के डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये ओके नहीं लिखा है मैंने, ये लिखा है मैंने 0 केल्विन। ओके। हम्म। ओके। इसी को हम कहते हैं एब्सोलूट जीरो। ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। हाँ। हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है आपका, गे लुजेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। इसकी डेफिनेशन बहुत आती है यार, इसकी डेफिनेशन चार्ट जाना ढंग से। ठीक है, गे लुजेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, उसके बाद इसका मतलब समझाऊंगा। ठीक है, ये कहता है कि व्हेन गैसेस रिएक्ट, दे डू सो इन वॉल्यूम्स which bear
अ सिंपल रेशियो। यार ये क्लास में पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, ये लोग आए नहीं, इनके प्री बोर्ड चल रहे हैं यार। टू वन अनदर। ठीक है, व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम्स व्हिच बियर अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट, provided that provided that provided that all the volumes are measured at same temperature and pressure. हम्म मतलब समझो इसका। और इसमें एक नोट आता है कि गे लुजैक्स लॉ जो है इट इज ओनली वैलिड फॉर गैसेस। गे लुजैक्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर गैसेस। ठीक है, सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए दिस इज जीरो। वॉल्यूम जो है फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, लिक्विड इज कंसिडर्ड टू बी जीरो। वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर जीरो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चे है ना गलती कर देते हैं न्यूमेरिकल में कहीं। H2O को नील की जगह कंसिडर कर लेते हैं। H2O जो लिक्विड होता है ना, उसकी वॉल्यूम कंसिडर कर लेते हैं, तो वो तो गलत हो जाती है वो चीज। ठीक है, हाँ भाई एग्जाम्पल से समझेंगे इस चीज को। लिखा है व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम्स व्हिच बियर अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर एंड टू वॉल्यूम ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट। यानी कि जब गैसेस रिएक्ट करती है ना, जैसे एग्जाम्पल समझो, एक एग्जाम्पल समझाओ। जैसे मैं बताऊं आपको, हेबर्स प्रोसेस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो। हेबर्स प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस पता है ना, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। तो क्या होगा, N2 + 3H2 2NH3। ठीक है, अच्छा भाई, तो कितना रेशियो है, 1:3:2, ये रेशियो है, सिंपल रेशियो। ठीक है, अब ये सिर्फ गैसेस के लिए होगा। आप देखो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, और अमोनिया क्या है, गैस है। तो एक सिंपल रेशियो में कंबाइन करेंगी गैसेस। ठीक है, एक सिंपल रेशियो में विच इज 1:3:2, बस यही है डेफिनेशन पूरी। और गैसेस की वॉल्यूम कंसिडर करी जाएगी, लिक्विड और सॉलिड की नहीं करी जाएगी। ये बात क्लियर है आपको? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन, ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन। तो क्या होगा, C2H2 + O2, क्या बन रहा है, CO2 + H2O। आप देखो ये इथाइन क्या है, गैस, ऑक्सीजन क्या है, गैस, दिस इज ऑल्सो गैस एंड दिस इज लिक्विड। तो बेटा एक बात ध्यान रख लेना, जब आप बैलेंस करोगे ना इसको, जब बैलेंस आप कैसे करोगे, C2 है तो यहाँ दो आने चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन दो, चार, पाँच, पाँच ही ले लेते हैं इधर, पाँच ही हो गए, पाँच H2 10, 4 2 चलो चार ले लेते हैं इधर, 2 2 2 4, 4 4 2 8 और 2 10 10, सही है। ये आ गई, ये बैलेंस करके आ गई। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे इथाइन के दो वॉल्यूम है, और ऑक्सीजन के पांच वॉल्यूम है, CO2 के चार वॉल्यूम है, और H2O के दो वॉल्यूम है। दो वॉल्यूम है नहीं, इसके वॉल्यूम कंसिडर नहीं करेंगे हम, दिस इज कंसिडर टू बी जीरो। क्लियर है बात? लिक्विड को कंसिडर हाँ नहीं करते, लिक्विड और सॉलिड को। ठीक है साहब, ये नोट हो जाए तो बता देना। हो गया। बहुत बढ़िया, मैं याद रखूंगा। एक बच्चा आया है आज, ऐसा जिंदगी में कभी नहीं हुआ। अच्छा, हुआ है। हाँ हुआ है। हाँ याद आ गया, याद आ गया, शुरू में हुआ था। हम्म, अच्छा भाई।
एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका। एक सवाल देखो, सवाल देखो इसको। हम्म, सवाल कराते हैं यार। ये बहुत ही मैं बेकार सा सवाल लेता हूँ। पहले बहुत ही छोटा सा सवाल लेंगे। जैसे कि मान लो 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन रिएक्ट्स reacts with chlorine according to the equation। ठीक है बेटा, इसका आईयूपीसी नेम बता सकते हो? क्या है ये? 1,1 डाइक्लोरोमीथेन। बेटा याद रख लियो, मोल कॉन्सेप्ट और ऑर्गेनिक और केमिकल बॉन्डिंग, इन तीनों का टेस्ट साथ में होगा। पता है ना, 29 दिसंबर ठीक है। इस दिन होगा टेस्ट तुम्हारा। मोल कॉन्सेप्ट का, केमिकल बॉन्डिंग और ऑर्गेनिक। ठीक है। आज भी तो होना था कोई टेस्ट। आज नहीं, 7 को है। असल में क्या है यार, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो हुए नहीं है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अब कल ही हो पाएंगे। ओके। हम्म, एक तो मैं जूम से परेशान हो गया हूँ यार, क्या है ये? अच्छा भाई, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ HCl गैस फॉर्म्ड एंड क्लोरीन गैस रिक्वायर्ड। ये लुसेक्स लॉ, ये लुसेक्स लॉ पे बेस्ड। ठीक है। जैसे कि बात करते हैं मीथेन की। अब मीथेन देखो कितना दे रहा है मेरे को, CH2Cl2 दे रहा है। अब कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ HCl गैस फॉर्म्ड व्हेन एंड क्लोरीन गैस रिक्वायर्ड। ठीक है। मुझे कितना चाहिए? देखो भाई, 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन मेरे को जैसे मान लो मैंने 40 सेंटीमीटर क्यूब लिया हुआ है यहाँ। ठीक है। तो 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन कितना प्रोड्यूस कर रहा है मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कितना HCl प्रोड्यूस कर रहा है वो। मुझे बस यहाँ से इक्वेशन से इतना दिखाई दे रहा है कि अगर CH4 है और अगर 1 वॉल्यूम है उसकी, तो 1 वॉल्यूम ऑफ CH4 प्रोड्यूसेस 2 वॉल्यूम्स ऑफ HCl। ठीक है। 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन मेरे पास 2 वॉल्यूम ऑफ HCl निकाल रहा है, बना रहा है। ठीक है। तो 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन कितना देगा भाई? वो देगा 80 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिटरी मेथड तो सबको आता है यहाँ पे। ठीक है। ये तो वही बात हो गई बेटा, अगर 2 केले 40 रुपए के हैं तो 4 केले कितने के होंगे? ये वही वाली बात है भाई। महंगे नहीं दिए केले। खैर छोड़ो। अच्छा भाई, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेना, 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन विल प्रोड्यूस 2 × 40 यानी कि 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ HCl। ठीक है, ये तो बात क्लियर होगी, ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है ये। हम्म। हमारा HCl का काम तो हो चुका।
बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन में भी तो वही हो रहा है, देखो, 1 वॉल्यूम ऑफ CH4 रिएक्ट्स विथ 2 वॉल्यूम्स ऑफ Cl2। ठीक है, तो 40 cm³ ऑफ मीथेन रिक्वायर्स 2 into 40 which is 80 cm³ ऑफ क्लोरीन। क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो गया, 80 cm³ ऑफ HCl और 80 cm³ ऑफ क्लोरीन। बस इतना सा ही था इसमें, बस कुछ है ही नहीं। ओके। ओके, ठीक है भाई। जब ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं। हो गया। अच्छा भाई। बात कर लेते हैं एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस की। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, तो भाई ये क्या है, बता रहा हूँ। जैसे कि मैं बताऊं आपको, जैसे गे लुजक ने कहा था ना, गैसेस कंबाइंड इन सिंपल रेशियो, ठीक है, इन सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स गैसेस कंबाइंड, इस तरह से बोला था ना, वैसे ही ये क्या है, ये भी एक हाइपोथेसिस ही है एक तरीके से। मैं आपको बताऊंगा ये क्या है। जैसे गे लुजक्स ने कहा, वैसे एक बर्जेलियस ने बोला था। बर्जेलियस, बर्जेलियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा था कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, ये बोला था। क्या बोला था? कि सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर में जो इक्वल वॉल्यूम्स होंगी, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस विल कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स भी सेम होंगे उसमें। ठीक है, तो ये थोड़ी सी है ना गलत निकली थ्योरी। ऐसा क्यों हुआ? वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डेल्टॉन्स एटॉमिक थ्योरी के कुछ बेसिक असम्पशन इन्होंने ये खा गए, ठीक है, और खा गए, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया इन्होंने। ठीक है, जैसे कि HCl का फॉर्मेशन था फ्रॉम हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तो बर्जेलियस के हाइपोथेसिस से क्लियर नहीं हो पाई। जैसे कि अगर मैं बात बताऊं आपको, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है ना, क्या बनते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है उनसे। जैसे H2 + Cl2, आप बनाते हो 2HCl। हम्म, इस तरह से। तो यानी कि एक वॉल्यूम और एक वॉल्यूम, दो वॉल्यूम बनती है। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स। तो कितने एटम्स होंगे यहाँ पे? N एटम्स होंगे, यहाँ पे N एटम्स होंगे, और यहाँ पे 2N कंपाउंड होंगे भाई, कंपाउंड एटम्स। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई तो कर दिया। अब अगर मैं हाफ की बात करूं, हाफ एटम और हाफ एटम, तो यहाँ पे एक एटम चाहिए। ठीक है भाई, क्या हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं फर्दर? तो यहाँ पे मैंने हाफ एटम की लिख दिया। हाफ एटम का मतलब क्या है कि एक एटम, एक एटम और एक एटम, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं हाफ हाफ भी लूं तो भी चलेगा। लेकिन यार, डेल्टन ने क्या बोला था? एटम इज इनडिविजिबल,
एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये इनका पोपट हो गया, ये समझा नहीं पाए। क्लियर है ये बात? इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया बेटा कि अंडर सिमिलर कंडीशंस सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन्होंने क्या कहा था, एटम्स। एटम्स तो गलत हो गया। एवोगैड्रो ने क्या बोला, एवोगैड्रो ने बोला अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, equal volumes of all gases contain equal number of molecules, इन्होंने बोला molecules। ठीक है। जैसे कि H2 + Cl2 है, क्या बन रहा है, 2HCl। तो देखो, वन वॉल्यूम टू वॉल्यूम्स बन रहे हैं। ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं हाफ मॉलिक्यूल की बात करूं, हाफ मॉलिक्यूल की बात करूं, मैं मोल नहीं मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, ये बन बन गया आपका वन मॉलिक्यूल। उसमें कोई दिक्कत नहीं है मॉलिक्यूल में। ठीक है भाई। क्लियर है बात? हाँ। हम्म। अब बात कर लेते हैं इस पे कुछ सवालों की। जैसे कि इसके सवाल देखो, ये नोट हो गया अंडर सिमिलर कंडीशंस, ये सब ये आ जाता है ये डेफिनेशन में, एवोगैड्रोस लॉ डिफाइन करने के लिए। हो गया। हम्म। बढ़िया। अब इन्होंने ही क्या किया था, मोल की डेफिनेशन भी इन्होंने ही दी थी, ये कह सकते हो आप। कैसे, बताता हूँ। कहा जाता है कि अ मोल इज अ कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब ये जो नंबर है ना, दिस इज एवोगैड्रोस नंबर, इसको हम Na से डिनोट करते हैं, दिस इज एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है। चाहो तो आप एवोगैड्रोस नंबर मैं आपको बता दूं, इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। एवोगैड्रोस नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स। कई बार है ना, आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। जैसे मैंने एवोगैड्रो हाइपोथेसिस बता दिया, सवाल आ गया, ठीक है, कि इसमें इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो इस गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है। और आपसे पूछ लिया गया कि विच लॉ इज एप्लीकेबल हियर, तो आप लिख पाओगे एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, इस तरह से सवाल पूछ लेते हैं। जैसे सिमिलरली गेल यूसेक्स लॉ के लिए भी विच लॉ इज एप्लीकेबल हियर, इस तरह से सवाल पूछ लिया जाता है। लास्ट में एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल के एंड में न्यूमेरिकल अटैच होता है ऊपर, लास्ट में सवाल पूछा जाता है आपसे। एवोगैड्रोस नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम्स। अब 12 ग्राम्स क्या है, बताता हूँ, ऑफ C12 आइसोटोप, ऑफ C12 आइसोटोप। ठीक है। 12 ग्राम्स यानी कि इसका ग्राम एटॉमिक मास हो गया ना, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है। C12 आइसोटोप, कितने एटम्स होंगे, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। या फिर आप ये कह सकते हो इट इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्री यूनिट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्री यूनिट्स। अब एलिमेंट्री यूनिट्स कोई सी भी हो सकती हैं, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस और इवन मॉलिक्यूल्स।
पार्टिकल्स भी कह सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिनोटेड बाय एन ए, एन और सबस्क्रिप्ट में ए। इसको भी नोट कर लो आप। फिर इस पे एक सवाल कराएंगे। हो गया। हाँ, इस पे एक सवाल कराता हूँ। इफ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन contains Y molecules, how many molecules of nitrogen will be present in 50 centimeter cube of nitrogen under the same conditions of temperature and pressure? अच्छा भाई, लिखा है 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन में वाई मॉलिक्यूल्स हैं। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन विल बी प्रेजेंट इन 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। और कई बार ऐसे भी सवाल आ जाता है, जैसे फर्स्ट पार्ट हो गया, स्टेट द लॉ यूज्ड, इस तरह से पूछे जाता है, ठीक है। 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स वाई मॉलिक्यूल्स। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में कितने होंगे? अब देखो भाई, 100 में वाई मॉलिक्यूल्स थे, तो 50 में कितने होंगे? अच्छा, वन में कितने होंगे? 1 सेंटीमीटर क्यूब में, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे? वाई अपॉन 100। अब 50 में कितने होंगे बेटा? 50 सेंटीमीटर क्यूब में वो होंगे वाई अपॉन 100 × 50। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा Y/2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सिंपल था बहुत। बस यही आंसर है इसका, Y/2 मॉलिक्यूल्स। हाँ। स्टेट द लॉ यूज्ड, एवोगैड्रोस लॉ। कई बार ऐसे भी आ जाता है, स्टेट द लॉ यूज्ड एंड डिफाइन इट, फिर आपको डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी। वैसे इतना आसान न्यूमेरिकल नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। डाल लो इसको। हो गया। अच्छा,